हम मकान से बाहर आ गए। शशावरी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हमने परबत सिंह को बताना जरूरी नहीं समझा था कि हम कहीं जा रहे हैं। कच्ची आबादी की गलियों में लोगों की आमतरफ थी। बाज मकानों के दरवाजों पर औरतें बैठी आपस में गपशप कर रही थीं। कई लोगों ने हमारी तरफ देखा था। रत्ना को देखकर बाज औरतों की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। हम कच्ची बस्ती से निकलकर मैदान में होते हुए सड़क पर आ गए। सड़क पर बड़ी रौनक थी। कारोबारी इलाका था। दाएं बाएं कई ज़ेली सड़कें थीं जहां लंबे चौड़े बाजार थे। एक बाजार तो सिर्फ मिर्चों के कारोबार के लिए मखसूस था। हर दुकान के सामने सड़क के किनारे तक मिर्चों की बोरियों के अंबार लगे हुए थे। हम मुख्तलिफ सड़कों पर चलते हुए शहर के दूसरे इलाके में निकल आए। घूमते फिरते हुए हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि पुलिस यहाँ खासी सरगर्म थी। बाज मुश्तबा लोगों को रोककर पुछगिछ भी की जा रही थी। मुख्तलिफ बाजारों में घूमते हुए हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। हमारी शॉपिंग में कपड़ों की खरीदारी नुमाया थी। मैंने मुख्तलिफ दुकानों से अपने और रत्ना वगैरह के लिए दो दो जोड़े कपड़े खरीदे थे। रत्ना ने जो लिबास पहन रखा था उसमें वो बड़ी खौफनाक लग रही थी। यूं तो मैंने बहुत सी औरतों को इस किस्म के बल्कि इससे भी बदतर लिबास में देखा था, मगर रत्ना की बात कुछ और थी। वो खामखा लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही थी, इसलिए मैंने उसके लिए ढंग के कपड़े खरीद लिए। 1:30 बजे के करीब हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। ये एक मयारी किस्म का रेस्टोरेंट था। मेजें एक दूसरे से फासले पर थीं और यहाँ सुकून भी था। हमने इत्मीनान से यहाँ बैठकर खाना खाया और चाय पी रहे थे कि एक आदमी को बगली दरवाजे से दाखिल होते हुए देखकर मैं चौंक गया। उसकी छोटी गोल दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें, उसकी दाईं आंख से जरा हटकर कनपटी की तरफ मुड़कर दाने के बराबर स्याह रंग का एक मस्सा। वो शख्स हमसे कुछ आगे जाकर एक मेज पर बैठ गया जहाँ पहले से 2 औरतें बैठी हुई थीं। वो आपस में इस तरह बातें करने लगे जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। उस शख्स ने हल्के नीले रंग की स्टोन वॉश्ड जीन्स और कॉलर वाली सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। मैं चश्मे तसव्वुर से उसके चेहरे से दाढ़ी और मूछें हटाकर उसे देखने लगा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सतीश मेहता था, मकराना का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैंने उसे पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। मैं उसे कैसे भूल सकता था। मुझे मकराना के वो दिन याद थे जब पुलिस और ब्लैक कैट कमांडोज ने हमारी तलाश में शहर भर में तूफान मचा रखा था। शोभा ने हमारे साथ धोखा किया था और कन्याकुमारी हमें रोशन लाल के बंगले पर ले गई थी, जिसके बारे में इंकिशाफ हुआ था कि वो उरिया फिल्में बनाकर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है और एसीपी मेहता भी उसका बिजनेस पार्टनर है। हम किसी न किसी तरह रोशन लाल के पहाड़ी वाले बंगले से फरार हुए थे। हमारे इस फरार के बाद एसीपी सतीश मेहता का राज भी फाश हो गया था और बेला को पता चल गया था कि सतीश मेहता ही ने हमें मकराना से निकाला था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे थे, मगर वो भी रूपोश होकर मकराना से फरार हो गया था और अब इस बदले हुए हुलिये के साथ यहाँ मेरे सामने मौजूद था। दाढ़ी और मूंछों के बावजूद मैंने आंख के करीब उस मस्से की वजह से उसे पहचान लिया था। कोटपुतली मकराना से ज्यादा दूर भी नहीं था, चंद घंटों का रास्ता था और मुझे हैरत थी कि सतीश मेहता ने ज्यादा दूर जाने की बजाय यहाँ क्यों पनाह ले रखी थी। शायद उसे अपने बदले हुए हुलिये पर एतमाद था, लेकिन मैंने फौरन ही उसे पहचान लिया। मैंने रत्ना से सरगोशी की। कहा, उस आदमी को देख रही हो? वो जो चौथी मेज पर 2 औरतों के साथ बैठा हुआ है, दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाला। रत्ना ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ उसे, कौन है वो? मैंने कहा, अगर तुम उसके चेहरे से दाढ़ी और मूंछें हटाकर देखो तो उसे पहचान लोगी। उसकी बाईं आंख के करीब स्याह मस्से पर गौर करो तो शायद। रत्ना ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैंने कहा, वो सतीश मेहता है, मकराना का एसीपी सतीश मेहता। रत्ना चौंक गई, बोली, ओ, अब मुझे याद आ रहा है, उसने अगर हमें देख लिया तो। मैंने उसकी बात काट दी, कहा, कुछ नहीं होगा। वो खुद भी मफरूर है और हमारी मदद करने के जुर्म में पुलिस को मतलूब है। वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। रत्ना ने कहा, अहमकाना बातें मत करो। वो एक पुलिस ऑफिसर था जिसने लालच में आकर हमें पनाह देने और फरार होने में हमारी मदद की। इस जुर्म में वो अगरचे पुलिस को मतलूब है, मगर हमें पुलिस के हवाले करके अपनी गलती की तलाफी कर सकता है। इस तरह उसका जुर्म माफ न हो तो भी उसकी सजा में कमी हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि उसके इस जुर्म को एक गलती करार देकर उसे न सिर्फ माफ कर दिया जाए बल्कि इनाम से भी नवाजा जाए। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी खुशफहमी का शिकार होने की बजाय अपना बंदोबस्त कर लें। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। कहा, तुम ठीक कहती हो। हिंदुस्तान की पुलिस और इंटेलिजेंस रॉ को तो हम पहले से ही मतलूब थे। हमने उन्हें जो नुकसान पहुंचाया था उसका इजाला मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर कोई मुजरिम भी हमें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है तो उसके सारे गुनाह माफ किए जा सकते थे। वेटर हमारी मेज की तरफ आया तो मैंने बिल अदा कर दिया। सतीश मेहता ने अभी तक हमें नहीं देखा था। हमारे गर्चे लिबास बदले हुए थे मगर चेहरे तो वही थे। वो हमें देखते ही पहचान लेता। अगर हम रेस्टोरेंट के मरकजी दरवाजे से बाहर निकलते तो उसके सामने से गुजरना पड़ता।
इस तरह वो यकीनन हमें देख लेता। इसलिए हम अपनी जगह से उठकर उस बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गए जिससे सतीश मेहता अंदर दाखिल हुआ था। उस तरफ सतीश मेहता की पुश्त थी, इसलिए वो हमें नहीं देख सका। रेस्टोरेंट का वो बगली दरवाजा एक तंग से बाजार में था। छोटी छोटी दुकानें थीं और बेपनाह हुजूम था। रास्ता चलना दुश्वार हो रहा था। उस हुजूम में किसी मनचले ने रत्ना के बाजू पर चुटकी काटी। रत्ना सिसक उठी, उसके साथ ही वो तेजी से पलट गई। वो आदमी लोगों को धक्के देता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रत्ना ने चील की तरह पलटकर उसे झपट लिया और उस पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी। मैं 2 कदम आगे निकल चुका था। शोर सुनकर पीछे मुड़ा तो ये तमाशा देखकर उसकी तरफ लपका। रत्ना उस शख्स के बाल झंझोड़ते हुए कह रही थी, कुत्ते के पिल्ले, क्या समझकर तुमने चुटकी काटी? घर में माँ बहन नहीं है क्या? और फिर औरतों वाली रिवायती गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से रत्ना को खींचकर अलग किया। हम किसी झगड़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। और फिर वही हुआ जो ऐसे मौकों पर हुआ करता है। 2-4 राहगीरों ने उस शख्स को पकड़ लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। मैं रत्ना को खींचता हुआ वहां से दूर ले गया। रत्ना दूसरे हाथ से अपना बाजू सहला रही थी। कंधे से जरा नीचे बाजू पर नील पड़ गया था। अपना बाजू सहलाते हुए मुसलसल उस शख्स को गालियां बक रही थी। मैंने कहा, बस अब खामोश हो जाओ, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। रत्ना बोली, अगर तुम मुझे वहां से न खींच लेते तो मैं उसका खून पी जाती। मैं बड़ी मुश्किल से रत्ना को खामोश करवा सका था और फिर हम तेज तेज कदम उठाते हुए एक दूसरे इलाके में पहुंच गए। इस दौरान मैं अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखे हुए था। हम लारी अड्डे की तरफ ही गए थे। वहां भी निगरानी हो रही थी और मुश्तबा लोगों से पूछगिछ की जा रही थी। हम एक बारौनक चौराहे के एक तरफ फुटपाथ की रेलिंग के साथ खड़े थे। उस वक्त एक तरफ कार का ट्रैफिक सिग्नल बंद था। 2-3 कारें खड़ी थीं। सफेद रंग की एक और कार उनके पीछे आकर रुक गई। इधर उधर देखते हुए मेरी नजर उस सफेद कार पर पड़ गई। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, अरे! रत्ना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोली, क्या हुआ? मैंने कार की तरफ इशारा किया, कहा, वो देखो, सफेद कार में वो सुमित्रा है ना? रत्ना गोया चीख उठी, हाँ वो वही है। उस वक्त सिग्नल तब्दील हो रहा था। मैंने सुमित्रा को आवाज दी, लेकिन ट्रैफिक हरकत में आ चुका था। गाड़ियों के शोर में मेरी आवाज दब गई। मैं रेलिंग के पाइप के नीचे से निकलकर सुमित्रा को पुकारता हुआ उसकी तरफ लपका, लेकिन उस वक्त एक और कार मेरे रास्ते में आ गई। ड्राइवर ने चीख कर शायद मुझे कोई गाली भी दी। वो कार आगे बढ़ी तो सुमित्रा वाली कार सिग्नल पार करके चौराहे के दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। मैं मुख्तलिफ गाड़ियों से बचता हुआ वापस आ गया। मैंने कहा, कमबख्त वो कार वाला बीच में ना आता तो मैं सुमित्रा तक पहुंच ही जाता। कार का नंबर भी नहीं देख सका। रत्ना ने कहा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो जिंदा है, लेकिन हैरत इस बात पर है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मैंने कहा, उसके पास कार की मौजूदगी ये बात साबित करती है कि उसने यहाँ बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर रखी है। बहरहाल हम उसे तलाश कर लेंगे। कोटपुतली इतना बड़ा शहर तो नहीं है, 2-4 रोज में उसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। रत्ना ने कहा, और इसके लिए हमें 24 घंटे सड़कों पर घूमना पड़ेगा। खैर, अब घर चलने का इरादा है या नहीं? मैं बुरी तरह थक गई हूँ। इस वक्त 4 बज रहे हैं। शशावरी भी परेशान हो रही होगी। मैंने कहा, हाँ, वक्त गुजरने का मुझे एहसास ही नहीं रहा। आओ उस सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं, फिर चलते हैं। हम सड़क पार करके उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। हम ज्यादा देर वहां नहीं बैठे, चाय पीते ही रवाना हो गए। मुझे उस इलाके का नाम भी मालूम नहीं था जहां कच्ची बस्ती में परबत सिंह का ढाबा था। अलबत्ता रास्तों की निशानदेही थी। हम एक ऑटो पर बैठ गए और मैं ड्राइवर को रास्ता बताता रहा। ऑटो को हमने उस कच्ची बस्ती से दूर ही छोड़ दिया और बाकी रास्ता पैदल तय करके कच्ची बस्ती में दाखिल हो गए। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो 5:30 बज रहे थे। शशावरी वाकई परेशान थी। वो हमें देखते ही बरस पड़ी। बोली, तुम लोग शायद भूल गए थे कि मैं भी यहाँ हूँ। मैंने कहा, हम तुम्हें भूले नहीं थे। हम सूरत हाल का जायजा लेते हुए शहर में घूम रहे थे, इसलिए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। इस दौरान ऐसे चेहरे भी नजर आ गए जिनकी वजह से हम उलझ कर रह गए। फिर मैंने उससे एसीपी सतीश मेहता और सुमित्रा के बारे में बताया। सुमित्रा को तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी, अलबत्ता सतीश मेहता का नाम उसने जरूर सुन रखा था। शशावरी ने कहा, शहर की सूरत हाल क्या है? मैंने कहा, तशवीशनाक। पुलिस को यकीन है कि हम जंगल से निकलकर इस तरफ आए होंगे या आएंगे, इसलिए हमारी तलाश जारी है। लारी अड्डे पर तो बाकायदा निगरानी हो रही है। शहर से बाहर जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है और होटलों में भी चेकिंग हो रही है। मेरे ख्याल है हमें 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। शशावरी ने कहा, मेरे ख्याल में हमें उससे पहले ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये परबत सिंह भरोसे का आदमी नहीं। मैंने कहा, कोई खास बात? शशावरी बोली, वो 4-5 चक्कर घर के अंदर के लगा चुका है। हर मर्तबा मेरी तरफ इस तरह देखता है जैसे नजरों ही नजरों में खा जाने का इरादा हो। मैंने कहा, हाँ, भरे बाजार में एक आदमी ने रत्ना को खाने की कोशिश की थी। इसका बाजू देखो, अभी तक नील पड़ा हुआ है। और फिर रत्ना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शशावरी कुछ कहना चाहती थी कि परबत सिंह भी आ गया।
उसने कहा, कहो साहब, कुछ पता चला उनका? मैंने कहा, मेरा ख्याल है वो लोग अभी तक उस जंगल से बाहर नहीं आए। हम पुलिस हेडक्वार्टर गए थे, उन्हें शहर में तलाश भी किया जा रहा है और जंगल से आने वाले रास्तों पर पहरा भी बिठा दिया गया है। परबत सिंह ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि वो जंगल से जिंदा बचकर नहीं निकल सकेंगे। उस जंगल में खूंखार दरिंदे इतनी तादाद में हैं कि किसी इंसान का बच निकलना मुश्किल है। शेर वगैरह तो करीब की बस्तियों से भी इक्का दुक्का लोगों को उठा कर ले जाते हैं। मैंने कहा, हम भी तो उस जंगल से ही होकर आए हैं। परबत सिंह ने कहा, तुम किस्मत के धनी हो साहब। शशावरी देवी ने तो चाय पी ली है, आप दोनों के लिए चाय भिजवा दूं? मैंने कहा, नहीं, हम भी चाय पी कर आए हैं। परबत सिंह के जाने के बाद मैंने थैले में से कपड़े निकाल कर अपना जोड़ा अलग कर लिया। मेरा जोड़ा जीन्स और टी शर्ट पर मुश्तमिल था। मैंने कहा, तुम दोनों का ये लिबास ही फसाद की जड़ है जो तुम लोगों ने पहन रखा है। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग भी कपड़े बदल लो। मैं अपने कपड़े उठाकर दूसरे कमरे में आ गया। रत्ना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कपड़े बदलने के बाद उसी कमरे में आकर चारपाई पर लेट गया। रत्ना और शशावरी दूसरी चारपाई पर थी। रात 10 बजे हमने खाना भी खा लिया। मेरा ख्याल था कि हम जल्दी सो जाएंगे, मगर 11 बजे के करीब परबत सिंह अपनी दुकान बंद करके अंदर आया तो उसके साथ एक और हट्टा कट्टा आदमी था। वो दोनों हमारे ही कमरे में बैठने के मूड में थे, मगर मैं उन्हें बहाने से उस कमरे में ले आया जहां दरी बिछी हुई थी और गाँव तकिए लगे हुए थे। परबत सिंह ने अलमारी में से शराब की बोतल निकाल कर दरी पर रखी और बाहर से पानी का जग और ग्लास ले आया और पीने पिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुझे भी अपने साथ शामिल करना चाहते थे, मगर मैंने टाल दिया। मुझे उन दोनों की नीयत में फतूर नजर आ रहा था और मुझे ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि परबत सिंह जानबूझकर किसी खास मकसद के तहत अपने दोस्त को लेकर आया था। वो देसी शराब थी जो जल्द से जल्द अपना असर दिखाने लगी और वो दोनों बहकने लगे। परबत सिंह का दोस्त कह रहा था, प्रभु, तुम बड़े बदजौक हो गए हो, लौंडिया के बगैर भी कभी शराब का मजा आया है। परबत सिंह ने कहा, ठीक कहते हो दोस्त, मैंने कुलवंती को पैसा तो भेजा था, मगर वो साली तो पहले ही बुक हो चुकी है। दोस्त ने कहा, तुम्हारे घर में 2-2 लौंडियां बैठी हैं, कुलवंती या किसी और की क्या जरूरत, पकड़ कर लाओ उन सालियों को। परबत सिंह ने कहा, नहीं जसपर, उनकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वो मेहमान है। जसपर बोला, अबे साला हरामी, मेहमान होंगी तेरी, बल्कि तू उन्हें बहन भी बना ले तो कोई हर्ज नहीं, मेरी तो मेहमान नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और कनपटियां सुलगने लगी। परबत सिंह अभी पूरी तरह नहीं बहका था, मामले को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, मगर जिस पर बेकाबू होता जा रहा था। बोला, मैं लेकर आता हूँ सालियों को। साला तू भी हरामी है, अकेले अकेले हजम करना चाहता है। जिस पर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और कमरे से निकल गया। मैं जब उस कमरे से निकला तो जिस पर रत्ना वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रत्ना और शशावरी सो रही थी। जसपर ने अंदर दाखिल होकर शशावरी का बाजू पकड़ा और उसे खींचने लगा। शशावरी एकदम जाग उठी, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। रत्ना भी एक झटके से उठ गई। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर जसपर को बालों से पकड़कर पीछे खींचा और उसे धक्का देता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो मुझसे ज्यादा कद्दावर और मुझसे ज्यादा ताकतवर था, वैसे भी शराब के नशे में था। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मेरे सीने पर घूंसा मार दिया। मुझे यूं लगा जैसे सीने पर मन्नो वजनी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। मेरी सांस रुकने लगी और सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। शशावरी और रत्ना चारपाई से उठ गई थी। शशावरी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरा दिमाग घूम गया। अगर शशावरी ने फायर कर दिया तो हम एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरे हलक से बमुश्किल आवाज निकली, गोली मत चलाना शशावरी। मैं एक हाथ से अपना सीना मसल रहा था। मेरी बात शायद उसकी समझ में आ गई। रत्ना भी उसके साथ खड़ी थी। जसपर ने जैसे ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उन दोनों ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे का पट जसपर की पेशवानी पर लगा और वो कराहता हुआ पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। इस दौरान मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे धकेलता हुआ एक तरफ ले गया। जसपर अरना भैंसे की तरह डकरा रहा था। उसने एक बार फिर मुझे उठाकर पटक दिया और दोबारा उस कमरे की तरफ लपका। इस मर्तबा मैंने उसकी एक टांग को पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो मुंह के बल गिरा, उसकी पेशानी जमीन से टकराई और वो कराह उठा। मैंने उसे गुत्थम गुत्था होने की कोशिश की, मगर उसने एक बार फिर मुझे पटक दिया। रत्ना और शशावरी कमरे से निकल आई थी। शशावरी ने रिवॉल्वर नाल की तरफ से पकड़ा और उसके दस्ते से जसपर के सर पर जरब लगाने की कोशिश की, मगर वार सर की बजाय उसके कंधे पर लगा। इस दौरान परबत सिंह भी अपने कमरे से निकल आया था। वो अभी पूरी तरह नशे में नहीं था, उसके हवास अभी किसी कदर काबू में थे। उसी वक्त जसपर ने रत्ना को पकड़ कर गिरा लिया। रत्ना बुरी तरह चीखने लगी। परबत सिंह तेजी से आगे बढ़ा। यहाँ की सूरत हाल देखकर उसका नशा हिरन होने लगा। उसने जसपर को जोरदार ठोकर मारी, बोला, मारो साले को, और फिर हम दोनों उससे लिपट गए
और घसीटते हुए कमरे में ले गए। मुझे डर था कि शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी न जमा हो जाएं। मैंने रत्ना और शशावरी से कहा, तुम दोनों अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लो, और उन्होंने दूसरे कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। जिस पर परबत सिंह के काबू में नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी कनपटी पर 2-3 घूंसे रसीद कर दिए। आखिरी घूंसा कारगर साबित हुआ और जिस पर कराहता हुआ ढेर हो गया। परबत सिंह ने उसकी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। वो गुर्राया, साला हरामी, अपन के माल पर नजर रखता है, काट दूंगा साले को। मैं एक बार फिर चौंक गया। शायद अब मुझे परबत सिंह से भी निपटना पड़े। परबत सिंह को भी एहसास हो गया था कि वो क्या कह गया है। वो अपनी बात का सरजाइल करने के लिए बोला, अब तुम लोग अपन का मेहमान हो साहब जी। मेहमान तो भगवान की दया होती है। अगर ये उन दोनों में से किसी देवी के साथ कुछ कर देता तो अपन इसका कचूमर बना देता, जिंदा ना छोड़ता इसको। शुक्र है उसे भगवान याद आ गया था। मैं झुककर जसपर को देखने लगा। जमीन पर टकराने से उसकी पेशानी फट गई थी, जिससे खून बह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में तशवीश की कोई बात नहीं थी, सिर्फ खाल फटी थी। परबत सिंह मेरी तरफ देखते हुए बोला, हम का क्षमा कर दो साहब जी, अपन को मालूम नहीं ये ऐसा हरामीपन करेगा। मैंने कहा, शोर से लोग जमा हो जाएंगे, इस तरह तो तुम्हारी बदनामी भी होगी। वो बोला, यहाँ तो रिवाज ऐसा ही है साहब जी, लोग हम का आदी हो गए हैं, इधर को नहीं आवेंगे, तुम जाके सो जाओ, हम इसका बंदोबस्त कर लूंगा। मैं अपने कमरे में आ गया। रत्ना और शशावरी बैठी हुई थी। शशावरी के हाथ में अब भी रिवॉल्वर मौजूद था। मैं दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। इस हंगामे के बाद जाहिर है नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल आया, जिस पर परबत सिंह का दोस्त था, वही उसे यहाँ लेकर आया था। उनकी इब्तिदाई गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ था कि जहाँ रोजाना महफिलें जमती थीं और कोई न कोई औरत भी लाई जाती थी, आए दिन इस किस्म का गुलगपाड़ा और हंगामे भी होते होंगे। और बकौल परबत सिंह के पड़ोसी इन हंगामों के आदी हो चुके थे और किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करते थे। शरीफ लोग तो इस किस्म के लोगों के मुंह लगना वैसे भी पसंद नहीं करते। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं था कि परबत सिंह ने आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर बनाया था। उनकी नीयत वही थी जिसका इजहार जसपर ने शराब के नशे में कर दिया था। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मैं भी उनके साथ शराब पीऊंगा और अपने होशो हवास खो बैठूंगा, और वो लोग इस मौके से फायदा उठाकर रत्ना और शशावरी पर झपट पड़ेंगे। लेकिन न तो मैंने शराब पी थी और न ही उस वक्त तक परबत सिंह नशे में आया था। मैंने जिस तरह जसपर के इरादे में मुज़ाहमत की थी, उससे परबत सिंह को अंदाजा हो गया था कि बात बढ़ सकती है, इसलिए उसने जसपर का साथ नहीं दिया था और बाद में तो उसने हमारी हिमायत भी की। परबत सिंह को अब तक तो यही मालूम था कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हम भेस बदल कर खतरनाक मुजरिमों को तलाश कर रहे हैं। हो सकता है उसके जहन में ये बात आ गई हो कि हम उसे किसी मुसीबत में न फंसा दे। मैंने शशावरी और रत्ना की तरफ देखा। वो दोनों खामोश बैठी हुई थी। मैंने कहा, तुम लोग सो जाओ, अव्वल तो अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर कोई हुई भी तो मैं जाग रहा हूँ। शशावरी बोली, अब नींद किसे आएगी। मुझे तो पहले ही शुबा था कि परबत सिंह की नीयत ठीक नहीं। वो दिन में जिस तरह बार बार मुख्तलिफ बहानों से दुकान छोड़कर घर में आ रहा था, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई गड़बड़ जरूर करेगा। हो सकता है तुम लोगों को देखकर जसपर की नीयत बदल गई हो और वो शराब के नशे में बह गया। ये भी मुमकिन है कि ये प्रोग्राम परबत सिंह ने ही बनाया हो, लेकिन सूरत हाल देखकर उसने रुख बदल लिया। रत्ना बोली, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। ऐसी हरकत दोबारा भी हो सकती है और हो सकता है वो इसके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि हम मज़ाहमत भी न कर सकें। इसलिए कल दिन में सबसे पहले हमें किसी दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त करना होगा। मैंने कहा, हाँ, सुबह सबसे पहले यही काम किया जाएगा। रात बीत रही थी, नींद हम तीनों में से किसी को नहीं आ रही थी। हम सरगोशियों में बातें करते रहे, लेकिन फिर कुछ ही देर में हमें नींद आ गई। रत्ना और शशावरी तो नींद से मगलूब हो गईं। मैं कुर्सी पर बैठा जागते रहने की कोशिश करता रहा। मुझे भी नींद के झोंके आ रहे थे। कभी आंखें बंद हो जाती तो मेरा सर सीने पर झुकने लगता और फिर कोई झटका लगने से संभल जाता। मैं उस वक्त भी शायद ऊँघ रहा था कि बाहर आहट सुनकर संभल गया। कदमों की आहट के साथ बातों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर बहुत मोहतात अंदाज में चलता हुआ दरवाजे के करीब आ गया। इस दौरान मैंने जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। कमरे का दरवाजा 2 पट का था, जिसमें मामूली झर्री सी थी। मैंने झर्री में आंख लगाकर देखा। वो जसपर और परबत सिंह थे। जसपर के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था। परबत सिंह उसे हाथ से पकड़े बाहर वाले दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कह रहा था, मान जा भाया, वो तीनों पुलिस वाले हैं। मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें चुप करवाया है। अगर वो थाने वालों को बुला लेते तो तुम्हारे साथ मैं भी बंद हो चुका होता। जसपर ने कहा, उस लौंडिया को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। बाहर मिल गई तो सड़क पर ही चीर फाड़ कर फेंक दूंगा साली को। मेरा नाम भी जसपर है। परबत बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तेरा नाम जसपर है, पर अब तू जा यहाँ से और देख, बाहर जाकर कोई ऐसी हरकत मत करियो। जसपर बोला, तू भी डरता है साला बुज़दिल।
परबत सिंह ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी और अपने कमरे की तरफ चला गया। उस वक्त दिन का उजाला फैल रहा था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। आधे घंटे के बाद एक बार फिर कदमों की आहट और आंगन में दुकान वाला दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसके थोड़ी देर के बाद मैंने उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। ताज़ा हवा का झोंका बड़ा फरहत बख्श महसूस हुआ। उस रोज नाश्ता करने के बाद 10 बजे के करीब हम परबत सिंह के मकान से निकल आए। उसे हमने यही बताया था कि शाम तक वापस आ जाएंगे। रत्ना ने हस्बे मामूल वो थैला कंधे पर लटकाकर उसे चुनरी में छुपा लिया। उन दोनों का ये लिबास बहुत माकूल था और चुनरी के घूंघट से चेहरा भी छुपाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। पुलिस को एक मर्द और 2 औरतों की तलाश थी। पुलिस की निगाहों से बचने के लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया कि मैं आगे आगे चलता रहा और तकरीबन 20 गज पीछे रत्ना और शशावरी चल रही थी। सुबह मैंने जसपर की बातें भी सुनी थी। उसने परबत सिंह के घर से निकलते हुए धमकी दी थी कि लौंडिया को नहीं छोड़ेगा। उसका इशारा गालिबन शशावरी की तरफ था, क्योंकि रात को उसने हाथ भी शशावरी पर डालने की कोशिश की थी। मुझे यकीन था कि मौका पाकर वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। अगरचे परबत सिंह के मकान पर वापस आने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज हर सूरत में कोई ना कोई महफूज ठिकाना तलाश करना था।